अभी आ रही है वीडियो? चलिए फिर तो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कशन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आपका अभी का सेशन क्वेश्चन नंबर 27 से। तो 27 में है आपका, बोला इन ए क्लोज ट्रेवर्स ABC द बियरिंग ऑफ टू लाइन AB एंड BC आर गिवन। द गिवन डाटा फॉर लाइन AB एंड BC इज एज फॉलो। तो AB का लेंथ दिया है 120 डिग्री और बियरिंग दिया है 85 डिग्री और BC का लेंथ दिया है 150 डिग्री 150 मीटर और 135 डिग्री बियरिंग दिया है। पूछा क्या है, बियरिंग ऑफ लाइन CA इन डिग्री। तो क्लोज ट्रेवर्स का दिया है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ लेटीट्यूड और डिपार्चर, और समेशन ऑफ डिपार्चर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है आपका लेंथ दिया है लाइन AB का, लेंथ ऑफ लाइन AB है आपका 120 मीटर और इसका बियरिंग दे दिया है आपका 85 डिग्री। तो इसका लेटीट्यूड का क्या होगा, यल कॉस थीटा होता है, यल आपको 120 दिया है, कॉस 85, तो ए आएगा आपका प्लस 10.46 मीटर। और इसका डिपार्चर क्या होगा, डिपार्चर ऑफ लाइन AB यल साइन थीटा, दैट इज 120 इंटू साइन 85 डिग्री। तो ये क्या आएगा, प्लस 119.54 मीटर। एक चीज और याद रखिएगा, ये आपका लेटीट्यूड है, ये आपका डिपार्चर है। इस कोऑर्डिनेट में आपका लेटीट्यूड पॉजिटिव होगा, डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ पे लेटीट्यूड नेगेटिव, यहाँ पे डिपार्चर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डिपार्चर तो पॉजिटिव होगा और लेटीट्यूड नेगेटिव होगा। इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें लेटीट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव, ये चीज याद रखिएगा। बाकी सिंपल सा है। और लाइन BC के लिए देखिए, इसका क्या होगा, लेटीट्यूड 150 इंटू कॉस 135, लेंथ BC का है 150 मीटर और एंगल दिया 135 डिग्री। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 106.07 मीटर। और डिपार्चर आप BC निकालेंगे तो 150 इंटू साइन 135, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा प्लस 106.07 मीटर ईस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्लोज टेबल्स में क्या होता है, यहाँ पे पूछा आपका लाइन बियरिंग ऑफ लाइन CA पूछा है, तो मतलब समेशन ऑफ लेटीट्यूड क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ लाइन लेटीट्यूड ऑफ BC प्लस समेशन ऑफ लेटीट्यूड ऑफ, सॉरी यहाँ पे AB कीजिए, प्लस BC प्लस समेशन ऑफ लेटीट्यूड ऑफ CA। तो क्लोज टेबल्स में ए क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ
एल ए क्या आएगा आपका, समेशन से यहाँ पे एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए। तो यहाँ पे एल सी ए क्या होगा, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ लाइन सी ए क्या होगा, माइनस ऑफ इन दोनों को जोड़ने पर जो भी आएगा, तो क्या आएगा आपको -10.4, सॉरी यहाँ पे 10.46 पॉजिटिव में है, 10.46 -106.07। तो आपका क्या होगा, लेटीट्यूड क्या होगा सी ए का 95.61 मीटर। ठीक, डिपार्चर में भी सेम होगा, समेशन ऑफ डिपार्चर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो समेशन ऑफ डिपार्चर क्या क्या है अपना, डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी सी प्लस डी ऑफ सी ए। तो डी ए क्या है, डिपार्चर ऑफ ए क्या है, क्या दिया है, ए बी 119.54 प्लस डिपार्चर ऑफ बी सी क्या है आपका 106.07 प्लस डिपार्चर ऑफ सी ए इक्वल टू 0। तो डिपार्चर ऑफ सी ए क्या आएगा, -225.61 मीटर। अब देखिए, अभी इसका योगदान यहाँ पे है आपका, डिपार्चर नेगेटिव आया है और लेटीट्यूड जो आया है 95.61, ये पॉजिटिव में आया है। मतलब आपका जो भी एंगल बनेगा इस कोऑर्डिनेट में बनेगा, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू डिपार्चर डिवाइड बाय लेटीट्यूड। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, डिपार्चर क्या आया अपना 225.61, लेटीट्यूड आया आपका 95.61 मीटर। तो थीटा आपका थीटा थीटा आएगा यहाँ से 66.9 डिग्री। अब देखिए आपका जो डिग्री बना है यहाँ पे बना है, जो कि कितना आया 66.9 डिग्री। तो आपको होल सर्किल बियरिंग में निकालना है यहाँ को आपको, बियरिंग पूछा है तो आपको हमेशा होल सर्किल बियरिंग में ही आंसर देना है, ठीक ना। तो इसको होल सर्किल बियरिंग में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 360 से माइनस करेंगे 66.9 को, तो आएगा आपका आंसर अप्रोक्स 293 डिग्री के बराबर। तो आपका जो आंसर होगा, बियरिंग ऑफ लाइन सी ए इन डिग्री इज 293 डिग्री। इसमें डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को डाउट बियरिंग निकालने के लिए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए।
बताया तो। सिंपल से आपका लेटीट्यूड का करना रहेगा, तो यहाँ पे एल कॉस थीटा की उपयोग करेंगे। डिपार्चर का करना है आपको, तो डी साइन थीटा यूज करेंगे। ठीक, अगर आपको थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स डिपार्चर डिवाइड बाई लेटीट्यूड। बाकी वो डायग्राम याद रखिएगा, इधर डिपार्चर पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव, लेटीट्यूड पॉजिटिव, लेटीट्यूड नेगेटिव, ये चीज़ याद होना चाहिए। प्लस अगर क्लोज डाइवर्स बोला है तो समेशन ऑफ लेटीट्यूड 0 के बराबर होना चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों 0 के बराबर होगा तभी आपका क्लोज डाइवर्स बनेगा। क्लोज डाइवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ आपका ए बी, ठीक, और यहाँ से आपका बी सी गया, तो आपका ये सी और ये मिल जाना चाहिए, तो आपका क्या होगा, क्लोज डाइवर्स बनेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिए। और सिंपल सा बस फार्मूले में पुट करना है, सिंपल सा, बाकी तो आंसर आते ही जाएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए कहीं पे भी। आपको कितना क्वेश्चन आता है मायने नहीं रखता गेट एग्जाम में, कैलकुलेशन कितना अच्छा कर रहे हैं जरूरी है। जितना अच्छा कैलकुलेशन करेंगे, जितना एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके पास सब कुछ बनना है लेकिन सब कुछ गलत करके आ रहे हैं तो इसी काम पे थोड़ी है वो। तो हमेशा फोकस कीजिए एक्यूरेसी पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला है, इन एन astronomical survey at a given station, the pole star is located at an angle of 30 degrees from the horizon. The latitude of the survey station in degree is to be determined. Which of the following is correct latitude? तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका, लेटीट्यूड पूछा है। तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री दिया है फ्रॉम द होरिजिन, तो आपका इसमें कुछ है नहीं बाकी। यहाँ से जो भी एंगल बनेगा आपका, वो होरिजिन से आपका एंगल बनेगा कि 30 डिग्री पे लोकेटेड है नॉर्थ से। बाकी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप। लेटीट्यूड कैसे बराबर होता है, लेटीट्यूड इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ पोल स्टार। यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑफ पोल स्टार दिया है आपका 30 डिग्री। और एक चीज पता होना चाहिए आपको, जो पोल स्टार होता है, पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो पोल स्टार आपका हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा, तो आपका जो भी एंगल आप मेजर करेंगे, इट्स नॉर्थ से मेजर करेंगे, तो आपका जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे।
देखिए 29 में है आपका, 29 में पूछा है फॉर ए डंपी लेवल द बबल ट्यूब हैज सेंसिटिविटी ऑफ 45 सेकेंड फॉर 1 डिवीजन व्हील टेकिंग स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर द बबल इज आउट ऑफ सेंटर बाय 3 डिवीजन द एरर इन द स्टॉप रीडिंग इन mm इज टू बी कैलकुलेटेड। देखिए आपका सेंसिटिविटी दिया है, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई एन। ये आपका प्राइमरी फार्मूला हो गया, ठीक ना। और चीज फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका थीटा हुआ, ये आपका ये आर्क बना जो कि पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड है। मान लीजिए एन पार्ट में डिवाइड है और एक पार्ट का लेंथ क्या है, एन बहुत सारे पार्ट है। मान लीजिए यहाँ पे बबल जो आपका बबल ट्यूब होता है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, और जो इसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट की डिस्टेंस जो है आपका यल है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका एन एल, और जो ये डिस्टेंस है वो क्या होगा आर। ठीक, और क्या कर सकते हैं, और देखिए ये आपका स्टाफ हुआ, ये स्टाफ है मान लीजिए, या इसको इधर भी मान सकते हैं। ठीक, ये आपका का डिस्टेंस डी है और इरर यस है, थीटा एलिवेशन का इतना इरर आया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे यस बाई डी। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका एन एल बाई आर, पढ़े होंगे आप, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क क्या है आपका ए डिस्टेंस है, तो यहाँ से एन एल बाई आर होगा। ये तो पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर एस है, बेस डी है, तो इतना आ गया। तो जस्ट पुट कीजिए इसको यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू थीटा आपका क्या है एन एल बाई आर, और नीचे में एन रहेगा, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आया एल बाई आर इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या आया यस बाई डी, और एन यहाँ है तो ये आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में क्या क्या है दिया गया इसको देख लीजिए। अल्फा दिया है और डिस्टेंस डी दिया है 50 मीटर, और आउट ऑफ डिवीजन 3 डिवीजन दिया है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 3, मतलब एन इक्वल टू 3 दिया है। द एरर इन स्टाफ रीडिंग, और यस को पूछा है, ये आपका एरर होता है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका नंबर ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक, तो आपका कहाँ से निकल जाएगा, अल्फा इक्वल टू एस बाई एन डी से निकल जाएगा। ये आपका सेकंड में है, तो इसको सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं 20 62 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा दिया है आपका कितना दिया 45 सेकेंड, और यस आपको निकालना है एन 3 है, इंटू डी क्या है 50 मीटर, इंटू 20 62 65, तो यस क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 32.72 mm। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं जल्दी से, किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन नंबर 29 में। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आपका इन ए
bench, the shovel loading time follows an exponential distribution with a mean loading time of 3.5 minutes per hour per dumper. The arrival of dumper is positions with a mean arrival rate of 9 dumper per hour. Assuming an MM1 system, compute the probability that shovels remains idle. Shovels remain idle मतलब यहाँ पे P नॉट पूछा है तो 1 माइनस लेमडा बाई म्यू, सॉरी लेमडा बाई म्यू ठीक। यहाँ पे आपको देखिए बीजी के लिए पूछेगा तो लेमडा बाई म्यू और आइडल के लिए पूछेगा तो 1 माइनस लेमडा बाई म्यू। सिंपल है। अब क्या करना है आपको, दोनों का यूनिट सेम रखना है, ठीक ना, एक चीज याद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे किस में है आपका मिनट पर डंपर है, ये 9 डंपर पर आर, ये आर में है और मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे आर में चेंज करेंगे। तो आपका यहाँ पे म्यू दिया है 3.5 मिनट म्यू क्या है आपका सर्विस रेट मिनट पर डंपर, सॉरी ठीक है। इसको जो आर में लाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा आपका 17.14 आर। आपका लेमडा क्या है, लेमडा तो दिया है 9, तो पी नॉट क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा है आपका 9, म्यू है 17.14। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आएगा 0.475। इसका फॉर्मूला याद रखिए किंग थ्योरी का। इसमें डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 30 में, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इलिप्टिक इक्वेशन। तो ये जो आपका इक्वेशन दिया है किस फॉर्म में दिया है, हाँ सॉरी, ये दिया है आपका ए एक्स एक्स प्लस बी यू वाई वाई प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स वाई दिया है एक्स वाई प्लस सी म्यू वाई वाई प्लस एफ एक्स कमा वाई और इस तरह से आपका दिया है इक्वेशन, ठीक। तो इक्वेशन इलेक्ट्रिक कब होगा, जब उसका इज इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, तो आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं। फर्स्ट में है आपका बी है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपका 3
इंटू सी क्या है आपका -5, तो क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 -4 16, तो यहाँ पे आएगा 44 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये कंडीशन रॉन्ग हुआ आपका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में दिया है आपका बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए दिया आपका 3, कितना तो कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ उसका बतावा थे, हम क्लास लेते हैं। अच्छा ठीक है बात बता सकते। तो सेकेंड इक्वेशन चेक करेंगे तो -4 स्क्वायर -4 इंटू 3 और सी है आपका 5। सही लिखा हूँ इसको, बी स्क्वायर -4 ए सी, तो क्या आएगा ये 16 -60, तो -44 जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक, बाकी चेक कर सकते हैं इसी तरह से आप, बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। कुछ डाउट हो तो बताइए इसमें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, रोहित, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बताइए। ठीक, समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 31। बाकी इजी था, बी स्क्वायर -4 ए सी, जो कि क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो आपका क्या होगा इलेप्टिक शेप में आएगा वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या बोला है, ए मेन फैन फेलियर which highly gassy coal mines gives the mine ventilation pressure to drop from 500 Pascal to 100 Pascal. Assuming that the gas emission rate is proportional to the square root of pressure difference across the barrier. क्या बोला है, इमिशन रेट जो है आपका, मतलब Q क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ठीक, तो इसको जब डिराइव करोगे आप तो क्या आएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2। ठीक, इक्वल टू रूट ऑफ P1 डिवाइड बाई रूट ऑफ P2। तो निकालना क्या है मेरे को यहाँ पे, परसेंटेज रिडक्शन इन गैस इमिशन, तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इंटू 100। परसेंटेज रिडक्शन निकालना है आपका, कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, तो कितना रिड्यूस हुआ है उसको पता चलेगा इससे। Q1 में इतना इमिशन हो रहा था और Q2 में इतना हुआ, तो मतलब यहाँ से पता चलेगा कितना रिड्यूस हुआ है
और डिवाइड में करेंगे तो जो इनिशियल था इनटू 100। तो यहाँ से आपका Q1 इक्वल टू, यहाँ पे P1 क्या दिया है आपका 500, P2 है आपका 100 इंटू Q2। तो Q1 क्या आ जाएगा आपका 2.36 Q2। ये आपका Q1 का वैल्यू आ गया। जस्ट पुट कीजिए इसको यहाँ पे, Q1 इक्वल टू 2.236 Q2 माइनस Q2 डिवाइड में 2.236 Q2 इंटू 100। अब Q2 कावन कीजिए, Q2 कावन करेंगे तो 2.236 माइनस 1 क्या होगा 1.236 डिवाइड में क्या होगा 2.236 Q2। यहाँ से Q2 कैंसिल हुआ इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आएगा 55.28%। तो किसी को डाउट इसमें? डाउट ये तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया था, इसमें आपको बस अच्छे से समझना था। बोला है assuming the gas emission rate is proportional to the square root of pressure difference across the barrier। जो इमिशन रेट है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। बाकी यहाँ से इक्वेशन बनाइए आप, बाकी बस पुट करना था आपको। कुछ डाउट क्वेश्चन नंबर 32 में जल्दी बताइए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका 3 ईयर प्रोजेक्ट रिवनिंग ईयर 1 से 3 में दिया है आपका 200, 300, 400 करोड़ और कैपिटल कास्ट जीरो ईयर 0 है 300 करोड़। ऑपरेटिंग कास्ट दिया है 1 से 3 के बीच में 30, 40, 35 करोड़ और टैक्स दिया है 30%, डिस्काउंट दिया है 10%। और आपको सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन ओवर 3 ईयर ऑन कैपिटल। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया था कि आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है 100 करोड़ पर ईयर हो रहा है, तो इसमें ये भी नहीं करना था आपको। तो आपका जो भी क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट आपका जो हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए यहाँ पे 200 करोड़ रेवेन्यू हो रहा है, 200 करोड़ रेवेन्यू हो जा रहा है, माइनस क्या करेंगे इसमें आप, और ऑपरेटिंग कास्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर में आपका 30 करोड़, माइनस करेंगे आप जो भी आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया 70 करोड़। तो जो आपको टैक्स देना रहता है ना, वो टैक्स आपको हमेशा प्रॉफिट पे देना रहता है। ठीक, तो टैक्स कितना देंगे आप प्रॉफिट पे, टैक्स ऑफ 30% ऑन 70 करोड़, तो 21 करोड़ आप टैक्स दे दिए। तो कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, इसमें क्या होता है आपका कैश फ्लो कितना होगा, प्रॉफिट माइनस टैक्स, ये आपको
प्रॉफिट मिला टैक्स देने के बाद, प्लस करेंगे इसमें डिप्रिसिएशन को भी, डिप्रिसिएशन ऐड होगा, ठीक ना। तो कितना होगा यहाँ पे 149 करोड़। फर्स्ट ईयर में आपको कैश फ्लो मिल रहा है आपको 149 करोड़। और ईयर 2 के लिए, ये आपका ईयर 1 के लिए हुआ, ईयर 2 के लिए क्या होगा 300 है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 40 माइनस 100, मतलब 160 करोड़ आपको प्रॉफिट मिल रहा है बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, आफ्टर टैक्स इसका 30%, मतलब 48 करोड़ टैक्स देना है। तो अच्छे से आफ्टर टैक्स कितना होगा 160 माइनस 48 करोड़ आपको टैक्स देना हो गया, 160 का 30% 48 करोड़, इतना ही होगा ना। हाँ, तो आपका क्या होगा, जो आपका इनकम होगा आफ्टर टैक्स 112 करोड़। अब कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो के लिए मैं बताया कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ 112 करोड़ का, उसमें 100 करोड़ और जोड़िए, जो भी आपका डिप्रिसिएशन होगा उसको एड ऑन करेंगे यहाँ पे। तो 212 करोड़ का कैश फ्लो सेकेंड ईयर के लिए होगा। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका रेवेन्यू 400 करोड़ का है और ऑपरेटिंग कास्ट 35 करोड़ का लग रहा है, डिप्रिसिएशन 100 करोड़ का हो रहा है। तो ये कितना होगा आपका 265 CR। तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, इनकम आफ्टर टैक्स 265 का 30 करोड़ कितना होगा 79.5, तो 265 माइनस 79.5, तो कितना होगा ये 185.5 CR। तो कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो होगा आपका 185.5 प्लस 100, मतलब 285.5 करोड़ कैश फ्लो आपका थर्ड ईयर में हो रहा है। हाँ, तो अब कैश फ्लो आ गया, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए तो सिंपल सा है, बस फॉर्मूले में पुट कीजिए। पहले क्या है आपका इन्वेस्टमेंट आपका -300 करोड़ का है, प्लस करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो कितना है 149 करोड़, 149 डिवाइड में कहते हैं 1.1 कितना है, हाँ 10% है, पावर में 1, या तो फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू माइनस इनिशियल कास्ट लिख लीजिए, इनिशियल कास्ट प्लस ए डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर में n प्लस बी 1 प्लस आई पावर में n प्लस, हाँ यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस आई पावर में 0। इसका कोई योगदान नहीं है, बाकी ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, ठीक। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट जो भी है आपका, तो -300 करोड़ प्लस 149 डिवाइड बाई 1.1 पावर में 1 प्लस दूसरा है आपका 212.1 पावर में 2 प्लस फिर है आपका 285.5 पावर में 1.1 के पावर में 3। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपका आएगा लास्ट में 225.16 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें रोहित कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ डाउट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में है आपका, एक रॉक स्लैब है जिसका डायमेंशन दिया है 4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.5 मीटर, हॉल्स एंड इम्पैक्ट बोल्ट्स, मास इक्वल टू वैल्यू इंटू डेंसिटी। डेंसिटी दिया है आपका 2700 kg per meter cube। If fall height is 0.5 meter, compute impact energy and number of bolt, जिसका कैपेसिटी दिया है 40 किलो न्यूटन। अलाउएबल डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.08 मीटर। एनर्जी पर वोल्ट इक्वल टू, क्वेश्चन में दे दिया है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि 3.2 किलो न्यूटन पर 3.2 किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट पूछा है इसमें, और क्या पूछा है आपका, इम्पैक्ट एनर्जी पूछा है। और इसमें क्या दिया है आपका, एनर्जी पर वोल्ट दे दिया गया है। तो एनर्जी अगर निकाल लिए तो 1 वोल्ट का एनर्जी दे दिया गया है, तो एनर्जी डिवाइड बाई पर वोल्ट का एनर्जी, तो नंबर ऑफ वोल्ट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। ठीक, मास क्या होता है, मास का फार्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे, सब कुछ दिया है, बस आपको सॉल्व करना था यहाँ पे। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम क्या होगा 4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू डेंसिटी दिया है 2700 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना आएगा ये आपका 10,800 kg। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, एम आपका 10,800 आ गया, जी 9.81, और एच किस हाइट से गिर रहा है आपका 0.4 मीटर। तो आपका क्या होगा ये 42.38 किलो न्यूटन मीटर, इतना पोटेंशियल एनर्जी है आपके। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए अनुसार, ए और डी होगा। सेकेंड और थर्ड तो कैंसिल हो गया, बस आपको ए और डी में से चेक करना है कि कौन सा होगा। तो नंबर ऑफ वोल्ट निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, और एक वोल्ट की कितना है, एक वोल्ट 3.2 किलो न्यूटन मीटर है एक वोल्ट। तो नंबर ऑफ वोल्ट कितना लगेगा 42.38 डिवाइड बाई 3.2, तो अप्रोक्स लगेगा 13.244, जो कि अप्रोक्स 14 नंबर ऑफ वोल्ट लगेंगे। इसमें तो सब कुछ दे दिया गया है, बस आपको पुट करना था, सारे फार्मूले दे दिए गए हैं इसमें। चलिए चलते हैं 35 पे। 35 में है आपका, इन ए ट्रेंगुलर प्लॉट ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन द प्रेजेंस ऑफ सैंड, silt and clay are 40%, 40% and 20% respectively. If the specific surface area of clay is 800 meter square per gram, silt is 1 meter square per gram, and sand is 0.01 meter square per gram, the specific surface area of soil mix is। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, क्या होता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होगा आपका समेशन ऑफ 0 से 1 परसेंटेज इंटू स्पेसिफिक एरिया। मेन यहाँ पे समझना क्या था आपको,
जैसे ही आपका सैंड का दिया है तो सैंड का यहाँ पे दिया है, अगर कोई फर्स्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देगा तो गलत हो जाएगा। मेन यहाँ पे आपको समझना है, डाटा को चेंज किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फोकस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले दिया है 40%, तो 0.4 दिया किसका है, सैंड का, तो सैंड का क्या होगा 0.01 प्लस, फिर दिया 40% इंटू दिया किसका है वो सील्ड का, सील्ड का 1 है, प्लस फिर दिया 20% और किसका है क्ले का, जो दिया है 800। तो जस्ट सॉल्व कीजिए, बाकी आएगा आपका आंसर 160.4 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसमें डाउट किसी को, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब जानते ही होंगे, जैसे ये आपका पिलर हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। अगर सरफेस ओवल, जैसे यहाँ पर जो ये आपका माइंड आउट पोर्शन है, इसको हम माइंड कर लिए हैं, इसको पैनल पैनल मान लीजिए है आपका। तो यहाँ से कोयला जो निकालेंगे तो ऊपर जो ओवर स्टार्टा का लोड रहेगा तो नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे सब्सिडेंस होगा। ठीक, तो मेन क्या बोला है कि सब्सिडेंस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था आपका, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल occurs when the width the width of excavation is less than critical width। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, सब क्रिटिकल occur when the width of excavation is less than critical width। देखिए अब डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये आपका सरफेस हुआ। ठीक, क्रिटिकल विड्थ में क्या होता है, आपका सब्सिडेंस सरफेस पे टच हो जाता है। ठीक, ये आपका क्रिटिकल विड्थ है WC। अगर इसी विड्थ को हम कम कर देंगे, तो मान लीजिए पिलर साइज ये है, इस विड्थ को हम कम करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सरफेस तक ये आपका नहीं पहुंच पाएगा, तो इस केस को क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला कि क्रिटिकल, सॉरी आपका क्रिटिकल विड्थ को अगर हम लेस कर देंगे, क्रिटिकल विड्थ को लेस कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका सब क्रिटिकल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ ड्रा डिपेंड ऑन द रॉक स्टार्टा प्रॉपर्टीज। तो एंगल ऑफ ड्रा क्या होता है, एंगल ऑफ ड्रा, ये आपका सरफेस, ये आपका सब्सिडेंस मान लीजिए। तो जो आपका सब्सिडेंस का लास्ट पॉइंट से और जो आपका पिलर के एज से जो भी आपका एंगल बने, ठीक, ये क्या होगा आपका,
एंगल ऑफ ड्रा, सॉरी कुछ सेंड कीजिएगा। ये एंगल आपका एंगल ऑफ ड्रा होगा। तो पिलर के एज से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और सब्सिडेंट का लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ ड्रा होगा। अब बोला क्या है, द एंगल ऑफ ड्रा डिपेंड ऑन रॉक स्टार्टा प्रॉपर्टीज। अगर रॉक आपका स्ट्रांग है तो उस केस में क्या होगा, सब्सिडेंस शायद कम हो, सब्सिडेंस तो कम होगा। अगर रॉक आपका स्ट्रांग है तो सब्सिडेंस कम होगा, अगर वीक है तो क्या होगा, वो सब्सिडेंस बढ़ने का चांसेस भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड क्या बोला है, क्रिटिकल विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ। जो आप पढ़े होंगे यहाँ पे, क्रिटिकल विड्थ इक्वल टू 2h tan phi कुछ करके इसे पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन है डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये आपका रिलेशन है, तो यहाँ पे आपका हाइट के साथ इसका रिलेशन है क्रिटिकल विड्थ का। तो ऑप्शन नंबर जो बोला है क्रिटिकल विड्थ इंडिपेंडेंट, मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, मैक्सिमम सब्सिडेंस इन ए क्रिटिकल पैनल इक्वल द सीम थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय सब्सिडेंस फैक्टर। इसमें क्या बोला है, जो आपका मैक्सिमम सब्सिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, सीम थिकनेस, या जो आप माइनिंग किए जितना थिकनेस तक उसको, मतलब एम इंटू सब्सिडेंस फैक्टर, ये आपका सब्सिडेंस फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस फैक्टर से आपका सब्सिडेंस हो रहा है इनटू थिकनेस, इतना है आपका मैक्सिमम सब्सिडेंस होगा, जो कि ये करेक्ट है। याद रखिएगा, यस मैक्स इक्वल टू एम इंटू यस, यस आपका होता है सब्सिडेंस फैक्टर। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है अमित? क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है सब्सिडेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मैं पहला स्टेटमेंट दिखा दिया हूँ कि अगर क्रिटिकल विड्थ को अगर हम डिक्रीज करते हैं, तो इसको अगर डिक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, सब क्रिटिकल का केस बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बोला है, तो मतलब वो करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। जैसे ही हम क्रिटिकल विड्थ को कम करेंगे तो आपका वो सब क्रिटिकल का कंडीशन बनेगा, जो कि करेक्ट है, जो कि डायग्राम में बताया हूँ यहाँ पे। सेकेंड में क्या बोला था, एंगल ऑफ ड्रा डिपेंड ऑन रॉक स्टार्टअप प्रॉपर्टीज। तो एंगल ऑफ ड्रा वो क्या है कि वो शो करता है कि कितना दूर तक मेरा सब्सिडेंस हुआ है। अगर आपका रॉक प्रॉपर्टी अच्छा है तो सब्सिडेंस शायद शायद नहीं हो तो कम होगा ही, सब्सिडेंस कम होगा। अगर एकदम लूजली रॉक है तो जब सब्सिडेंस था दूर तक होगा। तो इस पे भी निर्भर करता है आपका एंगल ऑफ ड्रा पे, सॉरी हाँ, एंगल ऑफ ड्रा पे भी डिपेंड करता है, सॉरी एंगल ऑफ ड्रा डिपेंड करता है रॉक प्रॉपर्टीज पे। और थर्ड क्या बोला है, क्रिटिकल विड्थ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। यहाँ पे देखेंगे ये रिलेशन आप पढ़े होंगे, क्रिटिकल विड्थ इक्वल टू 2h tan phi, ये आपका होता है एंगल ऑफ ड्रा
एंगल ऑफ ड्रॉ। ये आपका डेप्थ होता है। तो मतलब यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट शो कर रहा है कि क्रिटिकल विड्थ का रिलेशन है हाइट के साथ या डेप्थ के साथ, लेकिन ऑप्शन सी क्या बोला है, रिलेशन ही नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ से गलत हुआ। और लास्ट ऑप्शन क्या बोला है, मैक्सिमम सब्सिडेंस इन क्रिटिकल पैनल इक्वल द सिम थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई सब्सिडेंस फैक्टर। तो यहाँ पे मैक्सिमम सब्सिडेंस किसके बराबर होगा, सिम थिकनेस इंटू सब्सिडेंस के बराबर, जो कि करेक्ट है, इतना होता है। तो इसको याद रखिएगा, एस मैक्स इक्वल टू एम इंटू एस आपका सब्सिडेंस फैक्टर है, एम आपका सिम थिकनेस है। इसमें कुछ डाउट 36 में बताइए, 36 में कुछ डाउट? जल्दी बताइए, 36 में कुछ डाउट है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में क्या बोला है, a transition curve is to be designed for a whole road curve of radius 50 meter. The design speed is 30 km per hour. The rate of change of centrifugal acceleration दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। The length of transition curve is, तो क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है आपका v की पावर में q डिवाइड बाय c इंटू आर। ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका वेलोसिटी हुआ या स्पीड हुआ, ये क्या हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, v का क्यूब 36 इंटू 36 इंटू 5 बाई 18 10 क्यूब डिवाइड बाई सी है आपका 0.5 डिवाइड है आपका 50 से, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 40 मीटर। 36 इंटू करेंगे 5/18 से का क्यूब डिवाइड बाई सी दिया है आपका 0.5, आर दिया है आपका 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 40 मीटर। इसमें डाउट किसी को? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला होता है v की पावर में q डिवाइड बाई c इंटू आर। v आपका वेलोसिटी होता है, जो कि आपको मीटर पर सेकंड में लिखना है। हमेशा हर क्वेश्चन को जो भी वैल्यू दिया हो SI यूनिट में चेंज करके सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट हमेशा रहेगा। रेडियस आपका मीटर में, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपका होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक, अब चलते हैं 38 पे। 38 में है आपका ए रॉक सैंपल है ड्राई डेंसिटी दिया है आपका 2200 kg पर मीटर क्यूब, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन दिया है 2.65, पोरोसिटी पूछा है। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी अगर आपका डाई डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन दिया हो तो 1 माइनस गामा डी गामा एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो क्या 1 माइनस गामा डी दिया है
ये किस में होता है आपका, न्यूटन में होता है। न्यूटन में लाने के लिए क्या करते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2200 इंटू 9.81 इंटू यह आपका दिया है 2.65। ये कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 9810। ये कैसे आता है, 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर होता है इंटू 9.81 करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 16.98 इक्वल टू, इसको 17% बोल सकते हैं आप। यहाँ पे 100 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 17। इसमें किसी को डाउट, हेलो, कुछ तो कमेंट करते रहिए, मेरे को लगेगा आपको सुनाई दे नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है मेरी, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे। 39 में है आपका, इन ए माइन वेंटिलेशन सिस्टम फैन ए ऑपरेट ए प्रेशर ऑफ 1000 पास्कल, क्वांटिटी दिया है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फैन बीज आइडेंटिकल टू फैन ए, if they are connected in series the mine resistance remains constant, the theoretical combined pressure। सीरीज में क्या होता है, प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो P1 का 1000 है, अब सेम फैन हुआ है, तो अगर फर्स्ट फैन का 1000 है तो सेकंड फैन का भी 1000 पास्कल होगा। तो क्या होगा इसका, 2000 पास्कल। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, the probability of rejecting a null hypothesis when it is actually true is called। अगर एच नॉट आपका एक्चुअली ट्रू हो तो उस केस में क्या होगा आपका, टाइप 1 एरर होता है, टाइप 1 एरर। याद रखते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बाकी उतना कंपलसरी नहीं है ये। इसको याद रख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है ये, बाकी बोलेंगे तो करवा दूंगा इसको। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, अरे छोड़िए इसको, बहुत लेंदी है, प्लस ज़रूरत नहीं है आपको। ये डायग्राम देखे होंगे आप, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। अगर नूल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है और ये ट्रू है तो वहाँ पर क्या होगा, टाइप 1 एरर।
यहाँ पे आपका फॉल्स है, यहाँ पे क्या है, नॉट रिजेक्टेड। अगर नूल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ है, अब फॉल्स हो गया है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा टाइप 2 एरर। बाकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं तो चल जाता मैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में क्या है आपका, द प्राइमरी प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग हैज 3 वेरिएबल एंड 2 कांस्टेंट, द डुअल प्रॉब्लम विल हैव। इसमें है कुछ नहीं, आपको डुअल प्रॉब्लम अगर पूछा है तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल दिया है, मतलब 3 कांस्टेंट होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं, ए नहीं होगा। 2 कांस्टेंट है तो मतलब 3 वेरिएबल होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत, सही होगा। यहाँ पे बोला है 3 वेरिएबल होना चाहिए, 3 कांस्टेंट। बोला है 2 कांस्टेंट, तो कितना होना चाहिए, 2 वेरिएबल। तो चेक कीजिए, 2 वेरिएबल और 3 कांस्टेंट होने चाहिए, तो 2 वेरिएबल इसमें है और 3 कांस्टेंट इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी। ठीक, इसका समझ में आया ना। वेरिएबल रहेगा तो उसको कांस्टेंट में चेंज करेंगे और कांस्टेंट को वेरिएबल में चेंज करेंगे, दैट्स ऑल। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में क्या है आपका, ए बोरहोल डेविएशन सर्वे शोज द फॉलोइंग डाटा एट डेप्थ 0 मीटर वर्टिकल, at depth 300 meter, inclination 5 degree due west, assuming a constant rate of curvature, the horizontal drift of borehole bottom is। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फार्मूला बेस से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ फार्मूला बेस पे। डेल इक्वल टू क्या होगा आपका, एल इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, डिवाइड में होगा आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये आपका रेडियन में होगा, याद रखिएगा। रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं, थीटा को रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और यल दिया आपका 300, थीटा 1 क्या है आपका 0 है, माइनस कॉस थीटा 2 5 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री गया है, तो थीटा 2 यहाँ पे कितना है 5 डिग्री, माइनस थीटा 1 0 डिग्री,
इसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 13.1 मीटर। सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आप। अब चलते हैं दूसरा मेथड देखते हैं, अल्टरनेट मेथड। बाकी फार्मूला याद कर सकते हैं, यल इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। नीचे का याद रखिए कि आपका रेडियन में होगा, दैट्स ऑल। तो अल्टरनेट मेथड क्या है आपका, देखिए 5 डिग्री का चेंजेस हुआ है। अब टोटल लेंथ कवर हुआ है इतना, ये आपका रेडियस है। तो रेडियस क्या होगा आपका, आर्क डिवाइड बाई थीटा, ये आपका रेडियन में रहेगा, याद रखिएगा। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, आर्क बाई थीटा। और ये क्या दिया है आपका, 300 मीटर दिया है ना, लेंथ 300 मीटर, डेप्थ दिया है। डिवाइड में थीटा क्या दिया है आपका, 5 डिग्री। 5 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू पाई बाई 180, तो आएगा आपका 0.0827 करके कुछ आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। डिवाइड करेंगे 0.08727, तो आपका आर आएगा आपका 3437.7 मीटर। अब आपका पूछा क्या है, हॉरिजॉन्टल लिफ्ट पूछा है, आपका रेडियस दे दिया है आपका ठीक। तो यहाँ पे आपका जो आर होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये टोटल आर है, ये आपका कितना होगा, और कॉस थीटा। तो आपको ये निकालना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो कितना होगा, आर माइनस और कॉस थीटा, कितना होगा, आर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.1 मीटर। इसमें कुछ डाउट, बताइए कुछ डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 42 में, जल्दी बताइए। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 42? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 थोड़ा लेंदी है, तो 43 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए 0 ईयर, 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे 4th ईयर तक है। तो
4th ईयर तक है आपका। और फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है 1 मिलियन टन, सेकेंड ईयर में 1.5 मिलियन टन, थर्ड ईयर में 1.5 मिलियन टन, अब फोर्थ ईयर में हो रहा है आपका 1 मिलियन टन। ठीक। अब क्वेश्चन में देखेंगे जो सेलिंग प्राइस दिया है ओर का 1000 रुपए पर टन दिया है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 1000 रुपए पर टन, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट ईयर में 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू 1, यहाँ पे 1500 आ जाएगा, यहाँ भी 1500 और यहाँ भी 1000। 1 मिलियन टन है, 1.0 तो 1000। ठीक। अब देखिए इतना तो आपको रेवेन्यू हुआ। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लग रहा है। कितना लग रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट? लग रहा है आपका 400, फिर 400, फिर लग रहा है आपको 450, फिर आपका लगेगा फिर आपका लगा है 450। ऑपरेटिंग कास्ट आर एस पर टन, सॉरी थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा ऑपरेटिंग कास्ट आर एस पर टन, तो 1 टन है आपका 1 मिलियन। तो यहाँ पे क्या होगा 1 टन का आपका 400 है, तो यहाँ पे अगर 1 टन है तो यहाँ पे 400 होगा। तो यहाँ पे अगर फिर 400 है लेकिन यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे कितना होगा 600 होगा। फिर यहाँ पे 1.5 है और इसका क्या है 450 है, 450 इंटू 1.5 कितना होगा 675। तो फोर्थ ईयर के लिए क्या है ऑपरेटिंग कास्ट दिया है आपका 450। तो आपका ये आपका ऑपरेटिंग कास्ट हुआ, प्लस क्वेश्चन में बोला है देखिए आपका डिप्रिसिएशन भी हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 150 माइनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर एस 150 मिलियन। और लाइफ क्या है माइन की 4 साल की लाइफ है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी हो रहा है। देखिए डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है डिप्रिसिएशन 150 डिवाइड बाई 4 तो 37.5 मिलियन रुपी पर ईयर आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसको भी ऐड करेंगे यहाँ पे तो 37.5 हर ईयर के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा आपका 400 रुपये ऑपरेटिंग कास्ट लगा प्लस 37.5 डिप्रिसिएशन हो रहा है, आपको इनकम 1000 रुपये हो रहा है मान लीजिए। तो कितना होगा इसका 1000 माइनस 400 माइनस 37.5 तो आएगा आपका 562.5। और इसको सेम उसी प्रोसेस से करेंगे तो आपका आएगा 862.5, फिर 1500 माइनस 675 माइनस 37.5 तो आएगा आपका 787.5। फिर यहाँ पे आएगा आपका 572.5। ठीक।
ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, अभी आप टैक्स नहीं दिए हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, आफ्टर टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना दे रहे हैं हम 30%, तो 30% दे रहे हैं हम टैक्स, तो इसका कितना होगा 562.5 का 30% कितना होगा 168.75, इसका 30% होगा आपका 258.75, इसका 30% होगा आपका 236.25, इसका 30% होगा आपका 153.75। ठीक, ये आपका टैक्स लगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, ये आपका टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 562 माइनस 168.75, तो कितना हो जाएगा ये 393.75, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा 603.75, थर्ड ईयर के लिए होगा आपका 551.25, और फोर्थ ईयर के लिए होगा 358.75। ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, फिर मैं एक पहले क्वेश्चन डिस्कशन कराया था कि जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका कैश फ्लो होगा हर ईयर में, कैश फ्लो वो कितना क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन। तो प्रोसेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं इस प्रोसेस से, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कैसे कैसे होता है। तो कैश फ्लो कितना होगा यहाँ पे, कैश फ्लो में क्या मैं बोला कि आपको टैक्स भी ऐड करना है, तो 393.75 में कौन सा, सॉरी डिप्रिसिएशन ऐड करना है, डिप्रिसिएशन कितना है 37.5 हुआ है, हाँ तो यहाँ पे कितना होगा 431.25, और यहाँ पे होगा 642.25, और यहाँ पे होगा 588.75, और फोर्थ ईयर के लिए देखिए, फोर्थ ईयर में आपको जो साल्वेज वैल्यू है 10 मिलियन का, ये भी आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा। ठीक, तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या था आपको कि साल्वेज वैल्यू ऐड कहाँ करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो साल्वेज वैल्यू हमेशा लास्ट ईयर में मिलता है, जब आपकी क्या बोलते हैं कंपनी बंद होने वाली रहेगी या जो भी होगा, तो लास्ट ईयर में मिलेगा आपको साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ईयर का क्या होगा 358.75 प्लस डिप्रिसिएशन प्लस साल्वेज वैल्यू जो दिया है 10, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 406.25, क्या होगा यहाँ पे 406.25, सॉरी। अब निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सेम वही फार्मूला है कि माइनस इनिशियल कॉस्ट प्लस ए बाई 1 प्लस आई पावर में एन प्लस बी 1 प्लस आई पावर में एन प्लस 1, या डायरेक्ट 2 लिखते जाइए 1 प्लस 2 1 प्लस आई पावर में 3, अब डी पावर में 1 प्लस आई पावर में
4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 150 मिलियन माइनस 150 प्लस फर्स्ट ईयर में कितना मिला है आपको 3 सॉरी 431.25 1.12 पावर में 1 प्लस फिर आपका मिला है 642.25 1.12 पावर में 2 प्लस 588.75 डिवाइड में 1.12 पावर में 3 प्लस फोर्थ ईयर में मिला है आपको 406.25 पावर में 1.12 का पावर में 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1424.5 मिलियन रुपी। तो प्रोसेस याद रखिए इसको। इसमें किसी को डाउट बताइए, इसमें किसी को डाउट है जल्दी बताइए। रोहित डाउट है इसमें? चलिए फिर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया ना। 44 44 है आपका। फोर्टी फोर में क्या बोला है? टू डिफरेंट सोइल टाइप, soil 1 and soil 2 are used as backfill behind a retaining wall as shown in the figure. White is the total unit weight and C and phi are effective cohesion and effective angle of shearing resistance. The resultant active earth pressure per unit length in kilonewton per meter acting on the wall. तो क्या बोला है? ये आपका रिटेनिंग वॉल है, ठीक। और यहाँ पे दो टाइप के सोइल को हम बैकफिल किए हैं। तो पूछा है कि इस वॉल पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना पड़ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका। पी ए इक्वल टू क्या होता है आपका के ए इंटू सिग्मा बी। पी ए का मतलब क्या होता है आपका प्रेशर, एक्टिव प्रेशर। एक्टिव प्रेशर क्या होगा आपका? एक्टिव प्रेशर के इंटू वी। ये क्या होगा आपका वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस। एक और के क्या होता है आपका? के क्या होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस पे। तो के ए निकालने का सॉरी फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस साइन फाइव डैश डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव डैश। मेन चीज इसको आपको निकालना है, बाकी तो सब इजी ही था। तो यहाँ पे देखेंगे सोइल 1 के लिए अलग है और सोइल 2 के लिए अलग है। तो सोइल 1 के लिए पहले निकालते हैं। सोइल 1 के लिए निकालते हैं के ए 1 कितना होगा 1 माइनस साइन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30। कितना आएगा ये 1/3 मतलब 0.33। और
सेकेंड सॉइल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन 40 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.217। आपका के आ गया और भी निकालना है। देखिए आपका वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ कहाँ लगेगा, एक इसके टॉप पे लगेगा, सॉरी बॉटम पे, सोइल के बॉटम पे, सोइल 1 के बॉटम में, और सोइल 2 के टॉप पे लगेगा और सोइल 2 के बॉटम पे लगेगा। ठीक, आपका हो गया। आपको भी निकालना है। भी क्या होगा आपका, देखिए भी क्या होता है, भी सिग्मा भी होता है गामा इंटू एच। गामा आपका दे दिया है, जो कितना दिया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जीरो हाइट पे क्या होगा, जीरो हाइट पे होगा आपका गामा, हाइट जीरो पे जीरो होगा, 8 जीरो हाइट 2 मीटर, 2 मीटर पे कितना होगा सोइल 1 में, क्योंकि दोनों सोइल का जो यूनिट वेट है अलग अलग है। तो 2 मीटर, गामा आपका दिया है 15 इंटू हाइट 2, तो क्या क्या होगा यहाँ पे 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 मीटर ऑन सोइल 2, सोइल 2 में क्या होगा गामा एच, फॉर्मूला तो सेम ही रखना है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 2 मीटर पे, और इसका यूनिट है मीट है 20, तो मतलब 40 आ गया इसका। सॉरी, देखिए बॉटम ऑफ सोइल 1 लगेगा प्लस टॉप ऑफ सोइल 1, टॉप ऑफ सोइल 2 भी सेम लगेगा, जितना बॉटम ऑफ सोइल 1 लग रहा है उतना ही टॉप ऑफ सोइल 2 भी लगेगा। तो इसका भी क्या होगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और 4 मीटर, इसका क्या होगा 20 इंटू 4 मीटर में क्या होगा 30, 30 तो यहाँ पे टॉप पे है, प्लस 2 इंटू 20, मतलब 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या बोला, प्रेशर निकालना है। एक्टिव प्रेशर क्या होता है, के ए इंटू सिग्मा बी। तो के ए इंटू सिग्मा बी क्या होगा आपका, के दिया है आपका, पहले के लिए दिया है 0.33 इंटू सिग्मा बी आया है आपका 30 है पहले के लिए, पहले के लिए सॉरी 0 है, तो इसका 0 हो जाएगा। 1 2 पे क्या होगा आपका 0.333 इंटू, यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा भी कितना है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
10 और PA3 क्या होगा? यहाँ पे देखिए, आप सोइल 2 के लिए आ गए, तो सोइल 2 के लिए क्या होगा? इसका देखिए कितना है, 0.217। चलिए लास्ट लाइन चलते हैं यार। पी ए क्या होगा आपका? प्रेशर क्या होगा? के इंटू सिग्मा बी। के आपका 0.33 इंटू सिग्मा बी आपका 0 है, 0 पे, तो इसका 0 हुआ। A2 क्या होगा आपका? 0.333 इंटू आपका 10 है, कितना है, 30 है, तो ये आपका 10 आएगा। तो PA2 कितना आएगा? 0.217 इंटू 30, ये कितना आएगा आपका? 6.51। PA3 कितना आएगा? 4। ये क्या हो गया? और PO4 कितना होगा आपका? 0.217 इंटू इसका 70 है, तो इसका आएगा 15.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा किसमें है एक्टिव अर्थ फोर्स? फोर्स क्या होता है देखिए, जो आपका प्रेशर लगा है ना, ये आपका दिया है यहाँ पे 10, ठीक। तो एरिया, फोर्स क्या होता है? एरिया, टोटल फोर्स इज द एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका फोर्स क्या होगा? 1/2, बेस आपका 10 इंटू, देखिए पहले के लिए बेस 10 इंटू हाइट कितना, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 बचा। यहाँ पे आपका P1 आया। अब P2 क्या आएगा? P2 में क्या होगा आपका? रेक्टेंगल शेप बनाएगा वो। तो इसमें क्या आएगा आपका? विड्थ इंटू हाइट, आपका विड्थ दिया है 6.51, हाइट 2 मीटर, तो 13.02 किलो न्यूटन पर मीटर। और P3 क्या होगा आपका? फिट नीचे ट्रेंगल बनेगा आपका 1/2, बेस है आपका 15.19 माइनस 6.51 इंटू हाइट कितना है आपका? 2, तो 8.68 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल फोर्स क्या होगा आपका? P1 प्लस P2 प्लस P3, तो इसको एड ऑन करेंगे तो आपका आएगा 31.7 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट?
जल्दी बताइए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दिया है? ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन is subjected to two set of loading 1 and 2. The resulting state of stress at a point corresponding to these two loading are as shown in the figure below. If these two set of loading are applied simultaneously, then the normal component of stress sigma is normal component पूछा है, मतलब सिग्मा एन पूछा है यहाँ पे आपको, बस सिग्मा एन का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो सिग्मा वन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन का, सॉरी, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा दिया है और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 दिया है, टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया है, थीटा इक्वल टू -45 डिग्री दिया है। ठीक, टाउ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में 0, टाउ एक्स वाई 0, और एंगल क्या है? रोटेट हुआ है आपका एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी सॉरी सॉरी, तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप पुट कीजिए इसको, सिग्मा एक्स सिग्मा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, टाउ ने दिया 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ए भी 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो बस आपका यहीं तक सॉल्व करना था, इधर का 0 इधर का 0, तो सिग्मा एन क्या होगा? सिग्मा डिवाइड बाई 2। बाकी 46 भी देख सकते हैं, 46 में है कुछ नहीं। 46 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर डू नॉट कैरी एनी लोड। इस तरह का आपका क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर है। पहले देखेंगे एबी में क्या है? एक्सटर्नल लोड लग रहा है यहाँ पे, सॉरी मेन क्या है आपका, जीरो फोर्स मेंबर कब होगा? यहाँ पे 3 मेंबर मीट करें और उसमें से 2 क्या हो? कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में हो। यहाँ पे देखेंगे 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या है, कोलिनियर यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे जो फोर्स मेंबर जो ए बी है, यहाँ पे क्या होगा? लोड कैरी किया हुआ है। बाकी जाएंगे सी डी पे, सी से डी, ए भी, इसमें भी कोई आपका कोलिनियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी इधर से आ रहा है और सी भी इधर से आ रहा है, तो कोलिनियर यहाँ पे नहीं है कोई। और आएंगे ई एफ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। बाकी बचा क्या है? जी एच। जी एच का देखिए, जी एच है आपका इस तरह से, ठीक, 3 फोर्स मेंबर मीट कर रहे हैं, एक फोर्स मेंबर इधर से, एक फोर्स मेंबर इधर से, एक फोर्स मेंबर इधर से, मतलब 3 फोर्स मेंबर मीट हो रहे हैं, और उसमें से 2 क्या है? कोलिनियर है, ये आपका कोलिनियर है, ठीक। तो जो तीसरा बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर।
होना क्या चाहिए, यहाँ पे 3 फोर्स में मेंबर मीट करें और उसमें से 2 क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। ठीक, एक कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो तीसरा मेंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अभी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए।